जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा पहला और प्रारंभिक शुरुआत इस पृथ्वी की, जिससे हम आगे की और दूसरी क्लासेस में स्विच ओवर होंगे। सौर मंडल के बारे में आप लोग जान चुके हैं। सौर मंडल का एक हिस्सा है हमारी पृथ्वी, और उसी पृथ्वी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज के हमारे इस टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति। ये जो पृथ्वी है ये पूरी की पूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह के रूप में हमारे सामने आई जब हमने सौरमंडल की बात की, और हमने देखा कि ये दूसरे ग्रहों से बहुत वेरिएशंस रखती है, बहुत अधिक अलग तरह की क्वालिटीज़ रखती हैं जो और ग्रहों पे नहीं थी। आज हम बात करेंगे कि इसी पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जितने भी और सिद्धांत हमारे सामने आए, उन सारे सिद्धांतों, परिकल्पनाओं, संकल्पनाओं के बारे में आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं दी गई हैं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि कुछ बातों को हम परिकल्पनाएं क्यों कह रहे हैं और कुछ को हम सिद्धांत नाम क्यों दे रहे हैं। परिकल्पनाएं और सिद्धांत, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिकल्पनाएं, सबसे पहले इस बात पर आते हैं। परिकल्पनाएं में परि अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ कल्पनाएं बनती हैं, यानी बिना किसी तर्क, बिना किसी आधार के कुछ चीजों को अज्यूम कर लेना, मान लेना, और उसके आधार पर संपूर्ण प्रक्रिया का, पूरी की पूरी प्रक्रिया को हमने समझ लेना, इसको हम कहेंगे परिकल्पनाएं। और सिद्धांत का मतलब होता है तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ और बहुत सारी चीजों को जोड़ते हुए, एक साथ शामिल करते हुए पूर्णतया से वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसी प्रक्रिया को समझना, तो उसे हम कहेंगे सिद्धांत। तो परिकल्पनाएं और सिद्धांत जो हैं ये दोनों ही इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर सिर्फ कुछ सोचता है बिना किसी आधार के तो उसको हम परिकल्पनाएं कह देते हैं, और दूसरा कुछ चीज़ों के साथ में, चाहे उसमें इनोवेशंस है, चाहे उसमें तर्क है, चाहे उसमें लॉजिक्स के साथ वो चीज़ें सोचता है और उसके लिए वो आधार भी देता है, जिसमें साइंटिफिक आधार देता है, तो उसको हम सिद्धांत कहेंगे। इन दोनों चीज़ों के बाद इस पूरे चैप्टर के अंदर आज के इस क्लास में हम जिन मुख्य बिंदुओं के ऊपर अपने आप को कंसीडर करेंगे, पहले हम उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये हमारे बिंदु रहेंगे। पहला, परिकल्पना और सिद्धांतों का विभाजन, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी परिकल्पनाएं या जितने भी सिद्धांत आए हैं उन सबको हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा अलग अलग परिकल्पनाओं के बारे में सोचना या जानना उसके बारे में। पहली हमारी परिकल्पना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो मेंशन है, हम उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं। तो पहली परिकल्पना रहेगी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दूसरी हमारी रहेगी चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, और तीसरी हमारी रहेगी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। परिकल्पनाएं या सिद्धांत और भी बहुत सारे हैं जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 इंपॉर्टेंट परिकल्पनाओं पे अपने आप को कंसीडर करना है। पहला है परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का विभाजन। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत या जितने भी परिकल्पनाएं बनी हैं उनको हम मोटे तौर पे 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है, हमने इसे 2 भागों में विभाजित किया। एक है एकल पैतृक परिकल्पनाएं और दूसरा है द्वि या बहुपैतृक परिकल्पनाएं। इसको और स्पष्ट करते हैं हम। एकल पैतृक परिकल्पनाओं से मतलब होता है किसी भी एक आद्य चीज या किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक उत्पत्ति के कारक से अगर पृथ्वी की उत्पत्ति को माना जाए तो उसको हम कहेंगे एकल पैतृक, यानी किसी एक चीज से उत्पत्ति। द्वि या बहुपैतृक से अर्थ है 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कारकों की उपस्थिति या उनका आपस में संयोग या आपस में उनकी क्रियाओं के बाद अगर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इस बात को माना जाए तो उसे हम कहेंगे द्वि या बहुपैतृक परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत। एकल पैतृक परिकल्पनाओं के अंदर मुख्यतः हम कांट और लाप्लास की परिकल्पनाओं को लेते हैं, जबकि द्वि या बहु के अंदर एक लंबी लिस्ट है।
लेकिन उनमें से हम यहाँ पर जिन दो को डिस्कस करेंगे वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना और चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई है कि एकल पैतृक और द्विपैतृक से क्या तात्पर्य है। अब हम आते हैं हमारी पहली निहारिका परिकल्पना जिसे लाप्लास ने दिया था। लेकिन लाप्लास तक जाने से पहले हम जिन दो परिकल्पनाओं पे बात करेंगे वो है कांट और लाप्लास। ये दोनों भूगोलवेत्ता कहें या भूवैज्ञानिक कहें जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं दी। लेकिन कांट लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को समझने के लिए पहले हम कांट की वायवीय राशि परिकल्पना को पहले ज्यादा समझेंगे। कांट और लाप्लास दोनों ने ही निहारिका पे बात की है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर निहारिका क्या है। कांट जो थे वो ये कह रहे थे कि शुरुआत में एक आद्य रूप में पदार्थ बिखरा हुआ था और उस पदार्थ के अंदर से निहारिका का निर्माण हुआ, जबकि लाप्लास ये कहते हैं कि शुरुआत से ही निहारिका उपस्थित थी। लेटर ऑन बात करेंगे हम कि निहारिका क्या होती है, पर पहले ये दो पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें एक कांट की है और दूसरी इन्हीं के शिष्य लाप्लास की है। मान्यताओं की बात करें, किसकी मान्यताएं? कांट की जो वायवीय राशि परिकल्पना है उसकी क्या मान्यताएं थी। देखिए, परिकल्पनाएं देने से पहले यानी पूरी प्रक्रिया को समझाने से पहले उन्होंने अपने कुछ बेसिस बनाए, कुछ आधार बनाए और उन आधारों के आधार पर ही उन्होंने कुछ मान्यताएं बताई। पहली मान्यता उनकी थी कि पूरे ब्रह्मांड में गतिहीन और शीतल आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कणों के रूप में पदार्थ जो था वो बिखरा हुआ था और वो गतिहीन था और बहुत ठंडा था, शीतल था। दूसरी बात उन्होंने मानी कि इन पदार्थों के बीच में गुरुत्व आकर्षण उपस्थित था, यानी ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, जिसको इन्होंने गुरुत्व आकर्षण नाम दिया। तीसरी बात जो उन्होंने मानी वो ये थी कि इनके बीच में गुरुत्व आकर्षण की वजह से कुछ गति उत्पन्न हो गई और उस गति के उत्पन्न होने के कारण इनमें टकराहट शुरू हो गई। जब कण गतिशील हो जाएंगे, टकराहट उत्पन्न हो जाएगी, तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर ताप निकलेगा, यानी उनका तापमान थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जब ताप में वृद्धि हो गई, ताप आया, तो ताप में वृद्धि होने की वजह से उनकी गति और ज्यादा बढ़ गई और गति के बढ़ने से टकराहट और बढ़ी। इस तरह से लगातार ताप के बढ़ने, गति के उत्पन्न होने, दोबारा टकराहट बढ़ने, टकराहट से फिर ताप में वृद्धि होने, इस प्रक्रिया के लगातार जारी रहने से घूमती हुई तप्त गतिशील, तीव्र गति से गतिशील निहारिका का निर्माण हो गया। एक पिक्चर के थ्रू हम देखें कि किस तरह से ये पूरे की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन्होंने स्पष्ट की है। इस पिक्चर में आप देखें कि एक बादलनुमा संरचना बनी हुई है। उस बादलनुमा संरचना के अंदर संघनन की प्रक्रिया, ये कॉन्ट्रैक्शन यानी एक दूसरे के साथ सिकुड़न की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कण आप देख रहे हैं, ये कण एक दूसरे से जुड़े हुए थे गुरुत्वाकर्षण की वजह से, लेकिन उसी वजह से इनके अंदर टकराहट हुई। ये जो बादल आप फ्री मूवमेंट का बादल देख रहे हैं, इसके अंदर गति होने की वजह से ये थोड़ा सा चपटा हो गया और ये पूरा आपको गोलाकार दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ देखें, थर्ड स्टेज जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि घूमते हुए निहारिका के केंद्र में बहुत ही ज्यादा पदार्थ का जमाव हो गया और अल्टीमेटली बाहर की तरफ से छोटे छोटे पदार्थ निकलने से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसे हम ज्यादा क्लियरली ऐसे देख सकते हैं कि स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से गैसीय बादल जो है वो सिकुड़ गया। उसके बाद कोणीय संवेग के संरक्षण के लिए ये जो बादल था ये डिस्क रूप में परिवर्तित हो गया। जो केंद्र का पदार्थ था उससे आद्य सूर्य, जिसको हम वर्तमान में सूर्य कह रहे हैं, उस सूर्य का निर्माण हुआ और बाहर की तरफ जो था उससे ग्रह बने। ग्रह इस तरह से बने कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको हम कहते हैं केंद्रापसारित बल, और इसी बल की वजह से ये जो बाहर की साइड में जो रिंग थी वो बाहर की ओर निकल गई और इन रिंग्स के, इन वलयों के निर्माण होने के बाद इन वलयों के संघनन से, आपस में जुड़ने से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कांट जो है वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक
बिखरा हुआ बादल है, लेकिन इस बादल के अंदर अलग अलग कण बिखरे हुए अवस्था में है। अभी इसमें पूरा मूवमेंट नहीं है, लेकिन केंद्र की और गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ एरोज बन के एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये इसके आकार छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी घूर्णन गति या इसकी गति जो है, स्पीड, वो बढ़ रही है। और तीसरे पिक्चर के अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि केंद्र के अंदर ज़्यादा जमाव हो गया, बाहर की तरफ हल्का पदार्थ रह गया, जिससे वलय बने और वलयों से अल्टीमेटली पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये पूरी बात समझने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात पर एग्री हो गए कि ठीक है, इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई। लेकिन ये जान लेना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं था कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरह के बादल से हुई, क्योंकि इसके पीछे की तरफ जो बल थे उनको ये क्लियर नहीं कर पाए थे, या जो प्रक्रिया थी उसको ये पूरी तरह से नहीं समझा पाए थे। इस वजह से इनकी कुछ मुद्दों को लेकर के ज़बरदस्त आलोचना हुई। आइए देखिए हम वो आलोचनाएं कौन सी थी। पहली आलोचना थी, टकराव से गतिशीलता आना संभव नहीं। यानी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के एग्रेसिव हुए, उन्होंने इस तरह की परिकल्पना का विरोध किया कि कणों के आपस में टकराव होने से उनका किसी घूर्णन की तरफ मूवमेंट हो जाना, ये चीज़ उन्हें आपस में समझ नहीं आई। अच्छा, उसके बाद फिर जो वलय निकले वो 8 ही क्यों निकले? क्योंकि लगातार अगर इस तरह से घूर्णन की टकराहट की प्रक्रिया जारी है, अगर आज भी जारी है, तो फिर वलयों का क्रम लगातार जारी रहना चाहिए था और 8 ही नहीं, अनगिनत वलय बन जाने चाहिए थे, जिससे बहुत अधिक मात्रा के अंदर ग्रहों का निर्माण होना चाहिए था। अगर इस बात को हम देखें तो सूर्य के अंदर इस तरह की संरचना हमें दिखनी चाहिए कि चारों तरफ उसके कुछ पदार्थ जो है बाहर की ओर एक वलय के रूप में निकलते हुए हमें महसूस होने चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि नया वलय भी बनने की स्टेज पर है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनके आधार पर यह माना गया कि कांट की जो वायुव्य राशि परिकल्पना थी वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं थी। लेकिन कांट की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई परिकल्पना देने का शुरुआत की, प्रारंभ किया, और हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पृथ्वी जो है वो अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उसके पीछे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस थी। उसके बाद हम बात करते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की। क्योंकि लाप्लास कांट के बाद आए थे, उन्होंने कांट से कुछ चीज़ें सीख ली थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि कांट की ड्रॉबैक्स क्या हैं, कमियां क्या हैं, और उन्होंने उन्हीं कमियों को इम्प्रूव करते हुए अपनी निहारिका परिकल्पना दी। और इस परिकल्पना के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स पहले से माने। पहला पॉइंट उन्होंने ये माना कि पृथ्वी जो है उसकी उम्र 4.56 बिलियन वर्ष है। यानी ये जो प्रक्रिया की हम जो बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, वो आज या कल की नहीं है, लाखों साल पहले की नहीं है, वो है 4.56 बिलियन वर्ष पुरानी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि बादलों का संघनन जो हुआ था, मतलब जो आद्य पदार्थ बादलों के रूप में बिखरा हुआ था, उसका जब संघनन हुआ, संकुचन हुआ, तो उसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण ही था। तीसरी बात उन्होंने कही कि एक शुरुआत में ही एक गतिशील और तप्त निहारिका उपस्थित थी। यानी यहाँ पर उन्होंने कांट के उस चीज़ को खत्म ही कर दिया कि बादल से निहारिका कैसे बनी। उन्होंने यहीं से अपनी प्रक्रिया की शुरुआत की कि शुरुआत में ही एक गतिशील यानी बहुत तीव्र गति से घूर्णन करती हुई और तप्त यानी बहुत ज़्यादा ताप वाली निहारिका उपस्थित थी। यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस गतिशील और तप्त निहारिका के ठंडे होने के साथ साथ संघनन शुरू हुआ, और संघनित होने की वजह से यानी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, संकुचन होने की वजह से उसकी गति और ज़्यादा बढ़ गई और तीव्र हो गई। उस समय के उन्होंने संगठक की जो बात की वो बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसीय पदार्थ जो थे वो उस निहारिका का प्रमुख संगठन थे, और इस संगठन की वजह से फ्यूज़न की क्रियाएं हो रही थी। हाइड्रोजन और हीलियम मिलाकर के जब फ्यूज़न की क्रियाएं होती है तो फ्यूज़न के अंदर बहुत अधिक ताप निकलता है, और उसी ताप की वजह से ये गति जो है और अधिक बढ़ती गई, और इस गति के कारण ही ये जो निहारिका जो थी उसके अंदर आगे की प्रक्रिया संपन्न हुई। खैर, उसके बाद इन मान्यताओं के बाद उन्होंने विभिन्न चरण भी दिए, और इन चरणों में उन्होंने एक एक करके बताया
कि किस तरह से एक पूरा का पूरा गोलाकार निहारिका जो थी वो धीरे 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 करके और वर्तमान हमारे सौर मंडल के उस स्थिति तक पहुंच गई। यहाँ आप चित्र में देखें, इन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जो सर्कुलर गोला था, इस गोले के अंदर पहले से ही गति विद्यमान थी। ये जो सर्कल इन्होंने बना रखा है, ये गति दिखाई है। इसके बाद इन्होंने बताया कि सेकंड स्टेज के अंदर लगातार घूम रही है, किंतु इसका आकार जो है वो चपटा हो गया। आकार चपटा होने के पीछे इन्होंने मुख्य कारण कोणीय संवेग का संरक्षण बताया, क्योंकि कोई भी गोला जब तीव्र गति से मूव करता है तो उसके अंदर हल्का सा चपटापन आ जाता है। ये जो चपटापन था ये धीरे धीरे गति बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया और इस तरह से हमें एक तश्तरी नुमा संरचना प्राप्त हो गई। देखिए, एक गोले से इन्होंने तश्तरी के बनने तक की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इस तश्तरी, लगातार घूमती हुई तश्तरी में केंद्र के अंदर अधिक पदार्थों का जमाव हो गया और बाहर की तरफ वलय बना। इसको आप बहुत आसानी से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल को गीला करें और फुटबॉल को तेजी से घुमाएं। जब आप फुटबॉल को तेजी से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी की जितनी भी बूंदें हैं वो फुटबॉल की बाहरी सतह और बिल्कुल जो केंद्र की सतह है वहां से रिंग से बाहर की ओर निकलती है। यानी घूमती हुई किसी भी चीज के में अगर वलय बनने के चांस होते हैं तो वो बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से वलय बनते हैं। जब ये इतने सारे वलय बनते गए तो बीच का जो पदार्थ था, सेंटर पॉइंट जो था, वो आद्य सूर्य के रूप में उपस्थित हो गया और बाहर की तरफ हमें अलग अलग प्रकार के ग्रहों का निर्माण होता हुआ बताया है। नेक्स्ट में आप इस डायग्राम में आप बहुत आसानी से देखें कि किस तरह से एक बादल था और बादल के अंदर घूर्णन था, लेकिन इस घूर्णन करती हुई निहारिका के अंदर से ही सिकुड़न जो था वो प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप बीच में से देखें थोड़ा सा उभार आ रहा है और चारों तरफ जो है वो रिंग बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये जो सिकुड़ती हुई निहारिका थी, इसके बीच वाले हिस्से को आद्य सूर्य यानी सूर्य का प्राचीन रूप कहा गया और बाहर की तरफ से ये वलय निकलने प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट जो है ये आप देखें कि सघन पदार्थ जो थे उसका केंद्र पर जमाव हो गया और उसके पास में जो था दूसरी तरफ बाहर की तरफ जो थे वो हल्के पदार्थ जमा हो गए। इस चित्र के अंदर आप देखें कि एक लाइन बनाई गई है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये लाइन आप देखें पूरी की पूरी, इस लाइन के जरिए आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि केंद्र में भारी पदार्थ का जमाव और इस जमाव की वजह से इसे हमने आद्य पदार्थ कहा। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे पदार्थों की मात्रा कम होती जा रही है और न केवल मात्रा कम हो रही है बल्कि उनके अंदर जो है वो घनत्व की मात्रा भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी कम हो जाती है। इस एक डायग्राम में आप देखें कि ये लाइन जो है ये फ्रॉस्ट लाइन है, यानी इस लाइन के बाद में हमें लगभग सारी चीज़ें जमी हुई अवस्था के अंदर मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ से तापमान की मात्रा यहाँ तक बहुत कम पहुँच पा रही है। इस छोटे से लंबे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन कंपाउंड इतनी अधिक मात्रा के अंदर है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतनी ही सी मात्रा के अंदर हाइड्रोजन कंपाउंड है जो कि हल्की गैस है। बाकी जो कंपाउंड बने हुए हैं वो भारी या सघन पदार्थों के बने हुए हैं। यहाँ पर सघन या जो भारी पदार्थ हैं उनकी मात्रा यहाँ पर आप देखें बहुत ही छोटे रूप के अंदर दिखाई गई है। इस तरह से इस डायग्राम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से केंद्र के अंदर सूर्य का निर्माण हुआ और उसके चारों तरफ वलय बनने के बाद इन वलयों के संघनन की वजह से अलग अलग ग्रह बने। इस चीज़ के बाद इस चीज़ का प्रमाण जो हम देखें वो हम देख सकते हैं अपनी अगली पिक्चर के अंदर, जिसके अंदर संपूर्ण सौर मंडल को दिखाया गया है। आप देखें किस तरह से एक तल के ऊपर अलग अलग ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं और केंद्र के अंदर आद्य सूर्य बना हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ से, इस निहारिका परिकल्पना से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह से एक निहारिका धीरे धीरे सिकुड़न के बाद और अल्टीमेटली केंद्र के अंदर उसने सूर्य बनाया, यानी निहारिका का बचा हुआ हिस्सा सूर्य बना और उससे जो वलय निकले उससे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक थी। लेकिन इन्होंने जो परिकल्पना दी वो परिकल्पना भी आलोचनाओं से रहित नहीं थी। यानी
कांट ने जो आलोचनाएं, कांट की जिन बातों पे आलोचनाएं हुई थी उन चीज़ों को तो इन्होंने दूर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती है जिनकी वजह से इनकी आलोचना की गई थी, क्योंकि वक्त के साथ कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नए वैज्ञानिक आधार पता चलते हैं, तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये पहले की दी हुई परिकल्पनाएं जो थी वो थोड़ी सी डिस्कार्ड कर दी गई, मतलब जिन्हें थोड़ा सा मना कर दिया गया, हटा दिया गया, ये माना गया कि इनका आधार उतना वैज्ञानिक नहीं था। देखें किस किस आधार पर इनकी आलोचनाएं हुई थी। पहली आलोचना ये हुई थी कि सभी ग्रहों की परिभ्रमण दिशा समान होनी चाहिए। ये बात सही है कि जब एक ही दिशा में निहारिका घूम रही थी, फिर जब वो डिस्क रूप में आई तब भी वो एक ही दिशा में घूम रही थी। इन सब के बावजूद जो ग्रह बने वो वलय से बन रहे थे, वलयों की दिशा भी एक ही थी, तो सारे ग्रहों की दिशा, परिभ्रमण की दिशा, चारों तरफ घूमने की दिशा एक ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दिशा विपरीत है और जिनके बारे में आप सौर मंडल वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरी इनके जिस आधार पर आलोचना की गई वो थी कि शुरुआत से ही इन्होंने मान लिया कि एक गतिशील तप्त निहारिका उपस्थित थी, लेकिन ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर में ये गतिशील तप्त निहारिका आई कहां से। मतलब ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज की स्थिति ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम ये मान लें कि शुरुआत से ही पृथ्वी थी, हमें जानने की ही कहां जरूरत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, सबसे बड़ी कमी रही जिसके आधार पर इनकी आलोचना हुई कि इन्होंने निहारिका की उत्पत्ति या निहारिका के उत्पन्न होने के बारे में कोई बात स्पष्ट ही नहीं की। नेक्स्ट जो इतनी थी वो ये कि तात्कालीन कोणीय संवेग जो था वो आज के सभी ग्रहों और सूर्य के कोणीय संवेगों को मिला लिया जाए तो उससे बहुत अधिक मात्रा को दिखाता है। ये स्पष्ट नहीं करता कि चूंकि उन्हीं चीज को अगर हमने खूब सारे भागों में विभाजित कर दिया और वो पदार्थ बन गए तो इन सब का कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग उसके बराबर होना चाहिए, जबकि इस बात को यहाँ पर प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वही चीज कि सूर्य के अंदर कोई भी नवीन वलय बनने के आज हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका मतलब उस तरह की वलय बन करके कोई भी संरचना बनना, वलय जैसी संरचना बनना और उसके बाद उससे ग्रह का बनना स्पष्ट नहीं होती है। तो फिर नेक्स्ट हमारी परिकल्पना है जिसके ऊपर हम आते हैं, ये है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में अपनी राय दी और इन दोनों ने मिलके इस बात को बताया कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी निहारिका या वायुवीय राशि के द्वारा अकेले ये संभव नहीं था कि वो सौरमंडल, संपूर्ण सौरमंडल जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, की रचना कर डाले। तो इन्होंने अपनी जो परिकल्पना दी वो ग्रहाणु परिकल्पना थी और ग्रहाणु परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी भी एक चीज से ना होकर बल्कि उसकी उत्पत्ति में 2 चीजों का सहयोग था। इनके मान्यताओं की बात करें कि उन्होंने किस तरह की अपने इसको स्टार्ट करने के लिए, अपनी परिकल्पना को देने के लिए किस तरह की मान्यताएं, क्या क्या आधार बनाए थे। उनकी पहली मान्यता थी कि प्रारंभ में 2 सूर्य, 2 तारे थे। मतलब यहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं कि शुरुआत में, चूंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसके अंदर खूब सारे तारे बिखरे हुए हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभ के अंदर 2 तारे थे। एक को इन्होंने आद्य सूर्य कहा और दूसरे को इन्होंने साथी तारा कहा, यानी एक सूर्य और दूसरा तारा, यहां से इनकी परिकल्पना प्रारंभ होती है। दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सूर्य जो था, जिसको हम आज का सूर्य कह रहे हैं, वो उस समय ठोस और शीतल था। मतलब सॉलिड तो था लेकिन बिल्कुल ठंडा था, उसके अंदर किसी भी ताप की कोई गुंजाइश नहीं थी और कोई भी फ्यूजन या फिशन, किसी भी तरह की नाभि के विखंडन या नाभि के संलयन की कोई प्रक्रिया उसके अंदर नहीं हो रही थी। तीसरी चीज जो इन्होंने अपनी मानी वो ये था कि तारे का भ्रमण पथ सूर्य के निकट से था। आप इस चीज को बोर्ड पर अगर देखें तो क्लियर हो जाएगा। इन्होंने माना
कि एक तारा था जिसको इन्होंने साथी तारा कहा। ये इनका है साथी तारा। और चूंकि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर, यानी पैराबोलिक परावलय पथ के अंदर घूर्णन कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो साथी तारा था ये भी अपने एक भ्रमण पथ से मूव कर रहा था। इस साथी तारे के पास में, जिसको हम आद्य सूर्य कह रहे हैं, वो उपस्थित था और इसका भी अपना एक भ्रमण पथ होगा, क्योंकि कांस्टेंट या स्टेबल कोई भी चीज नहीं है। अगर वो स्टेबल हो जाती है तो इसका मतलब वो ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगी। डायग्राम में देखें कि एक साथी तारा और एक सूर्य। साथी तारे का पथ जो था वो कुछ इस तरह से मूव करता हुआ था, यानी वो धीरे धीरे करके सूर्य के थोड़ा नजदीक आ रहा था। स्टेज फर्स्ट अगर हम माने तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज इसकी, ये फोर्थ स्टेज और उसके बाद में ये फिफ्थ स्टेज। अलग अलग चरणों में इसी तारे की हमने स्थिति को बताया है कि पहले मूव करता हुआ साथी तारा यहाँ था, उसके बाद ये नजदीक, सूर्य के नजदीक वाली स्थिति पे पहुंचा और उसके बाद ये घूमता हुआ बाहर की ओर निकल गया। यानी हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस साथी तारे का परिभ्रमण पथ कुछ इस तरह से था कि ये कुछ समय के लिए सूर्य के नजदीक आ गया था। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इस साथी तारे की कुछ आकर्षण शक्ति थी और उस आकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य, जो कि ठंडा था और ठोस था, इसके ऊपर कुछ कणों के रूप में जो पदार्थ उपस्थित थे, कणों के रूप में जो पदार्थ उपस्थित थे वो इस साथी तारे की गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहां से इससे दूर हो गए। यानी ये साथी तारा इस तरह से इस सूर्य के नजदीक में आया और इसने जब अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया तो सूर्य के ऊपर स्थित कण इस साथी तारे की वजह से अलग हो गए, यानी वो बाहर की ओर बिखर के इस साथी तारे की तरफ मूव कर गए। लेकिन साथी तारे का अपना एक अलग पथ था। इस मैक्सिमम पास वाली स्टेज के ऊपर तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया इस पदार्थ को। लेकिन दूसरी अगले ही क्षण, अगले ही कुछ समय के बाद इस तारा मूव करता हुआ अपने पथ पर आगे बढ़ गया, तो ये उस सूर्य से दूर हो गया। जब ये सूर्य से दूर हो गया तो उसके बाद सूर्य से दूरी होने की वजह से ये जो पदार्थ था ये इस सूर्य के नजदीक वापस रह गया, क्योंकि इसको भी अपने अस्तित्व के लिए एक पथ के अंदर घूमना आवश्यक है। अगर ये इस साथी तारे के आकर्षण की वजह से इतना चला जाता, इतना पास आ जाता कि ये यहाँ आ जाता, तो ये साथी तारे के साथ ही मूव कर जाता। लेकिन साथी तारा इससे कुछ दूरी पर था, इस वजह से इसने पदार्थ को अपनी ओर खींच तो लिया, लेकिन इस पदार्थ को अपने साथ नहीं ले जा पाया, बल्कि ये सूर्य के नजदीक ही रहा। इसके बाद इन्होंने ये बताई कि सूर्य के पास से जब साथी तारे का गमन हुआ तो उसके बाद में इन्होंने ये जो कण जो बाहर निकले, छोटे छोटे कण, उन सारे कणों को इन्होंने नाम दिया छोटे ग्रहाणु, यानी ग्रह को बनाने वाले अणु। ये जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो इस सूर्य से बाहर की ओर निकले थे और इन ग्रहाणुओं के अंदर घनीभवन होने से, यानी ये ग्रहाणु जो थे, छोटे ग्रहाणुओं ने बड़े ग्रहाणुओं, कंपैरेटिवली जो बड़ा ग्रहाणु था उससे छोटा ग्रहाणु जाकर के साथ में अटैच हो गया, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति छोटे के बजाय ज़्यादा थी। तो इस तरह से एक ग्रहाणु, बड़ा ग्रहाणु धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रहाणुओं को शामिल करता हुआ और बड़ा ग्रहाणु बनता गया। धीरे धीरे ये जो छोटे अणु थे वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि इन्होंने ग्रह का रूप ले लिया। इस डायग्राम में आप देखें कि सबसे पहला डायग्राम जो है उसके अंदर हमने छोटे छोटे ग्रहाणुओं को दिखाया है, दूसरे डायग्राम में उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा ग्रहाणु दिखाया है, और तीसरे डायग्राम में हमने दिखाया है कि किस तरह से एक बड़े ग्रहाणु के साथ में छोटे छोटे बाकी ग्रहाणुओं ने आकर के इसके साथ मिलकर के
और भी बड़े ग्रहाणुओं का निर्माण हो गया, जिनके घनीभवन से पृथ्वी और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी संपूर्ण सौर मंडल के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चैम्बरलिन और मोल्टन अपनी ग्रहाणुओं से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि 2 तारे होने की वजह से कण बाहर निकले जिन्हें ग्रहाणु कहा, और इन्हीं ग्रहाणुओं के घनीभवन से पृथ्वी व अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। और सूर्य जो पहले से शीतल अवस्था के अंदर मौजूद था, चूँकि लगातार उसके अंदर पदार्थों के बाहर निकलने से एक मूवमेंट शुरू हो गया था, और उस मूवमेंट की वजह से उसके अंदर गति प्रारंभ हो गई, और गति होने की वजह से बाकी उसके अंदर जो ऑलरेडी पहले से मौजूद जो गैसीय पदार्थ थे उनके अंदर रिएक्शन शुरू हो गई और ताप उत्पन्न हो गया। यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि सूर्य से निकले हुए पदार्थ से ही ग्रह बने, और ग्रहों ने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं इसी प्रोसेस को क्लियरली समझाने के लिए। ये आप चित्र ए चित्र में आप देखें कि किस तरह से सूर्य के अंदर से पदार्थ बाहर निकला। चूंकि ये पदार्थ बहुत दूर तक नहीं जा सका, तो इसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आप देखें कि ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों के अंदर घनीभवन प्रारंभ हो गया, और इसी घनीभवन की वजह से आप देखें सूर्य और ग्रह, जो एक डी चित्र के अंदर जो क्लियरली दिखाया गया है कि बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ एक ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से सारे के सारे ग्रह बने और हमारा पूरा सौरमंडल अस्तित्व में आया। लेकिन आलोचनाओं से ये प्रक्रिया भी अछूती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इस प्रक्रिया के आने के बाद या इस परिकल्पना के देने के बाद में सारी आलोचनाएं खत्म हो गई। कारण बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल यहाँ पर भी अधूरे रह जाते हैं। कई चीज़ों के बारे में हम जिन चीज़ों को स्पष्ट कर पाए, वो धीरे धीरे नई अन्वेषण होने की वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे लगने लगी कि ये उतनी सही नहीं है जितना कि अभी हमें और जानने की ज़रूरत है। आलोचनाओं के आधार आप देखें कि किसी भी अवस्था में 2 तारों का इतना समीप आ जाना वर्तमान के ब्रह्मांड की जो स्पेस का इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर ये जानना संभव नहीं हो पा रहा है कि वो तारे इतने नज़दीक आ जाएं। देखिए, आप जानते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नियरेस्ट तारा है और उसकी दूरी भी इतनी ज़्यादा है कि वो सूर्य के ऊपर से कोई भी पदार्थ को अपनी तरह आकर्षित नहीं कर सकता है। यानी चूंकि आधार ही इस पूरी परिकल्पना का यही है कि 2 तारे समीप आए। अगर हम इसी बात को नकार दें कि 2 तारों का इतना समीप आना संभव ही नहीं है, तो पूरी की पूरी परिकल्पना ही अपना अस्तित्व खो देती है। दूसरी आलोचना जो थी वो ये था कि ग्रहाणुओं का घनीभवन होकर एक ही पथ पर परिक्रमा करना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रहाणु छोटे छोटे अणु हैं। जहाँ पर उनको बड़ा ग्रहाणु मिला, उन्होंने वहाँ पर उसके साथ में क्लबिंग कर ली, उसके साथ मिल गए। जब इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रह बने हैं, तो वो एक ही पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कैसे कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ ये कि ग्रहों की संख्या इतनी कम क्यों है। यानी वर्तमान में पहले जो 9 ग्रह कहे जा रहे थे, अब वो 8 ही हैं। तो 8 ही ग्रह कैसे बने जबकि ग्रहाणु इतनी अधिक मात्रा में निकले थे। ऐसी स्थिति में ग्रहों की संख्या सिर्फ 8 ही आना, ये कुछ बात जो है वो स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती। इन आलोचनाओं के बाद जिस परिकल्पना के ऊपर हम स्विच ओवर करते हैं, हम जाते हैं, वो परिकल्पना जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना है। जेम्स जीन इन सब के बाद आए और उन्होंने ये देखा कि किन किन आधारों पर इन परिकल्पनाओं की आलोचना की गई। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की और अपनी नई परिकल्पना दी, और उसका नाम इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना रखा। हालांकि जेम्स जीन्स के बाद और आगे भी परिकल्पनाएं हैं जिन्हें हम लेटर ऑन लेंगे। पहले हम बात करते हैं ज्वारीय परिकल्पना की। ज्वार आप सब लोग जानते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि चूँकि आप फर्स्ट ईयर तक आ गए हैं, अगर आपने 11th-12th में ज्योग्राफी ना भी पढ़ी है तो भी आपको पता है कि ज्वार क्या होते हैं। समुद्री लहरों के, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो तेजी से उठता हुआ ऊपरी उठता जल का ऊपर की ओर उठना जो है, उसको हम ज्वार कह रहे हैं। तो यानी लिक्विड की बात हो रही है, तरल की बात हो रही है। तरल का एक दिशा के अंदर तेजी से बढ़ना हम ज्वार कह रहे हैं।
ये जो ज्वारीय परिकल्पना है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है कि किस तरह से किसी आकर्षण की वजह से एक ज्वार उत्पन्न हुआ और उस ज्वार के बाद में उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ तक ये बात इतनी क्लियर नहीं होती है, जब हम 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, तो शायद ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये जेम्स जीन्स हैं जिन्होंने अपना अथाह योगदान इस परिकल्पना के लिए दिया। इनकी मान्यताएं थी इनकी पहली मान्यता थी कि प्रारंभ में 2 तारे, क्योंकि अब द्वैतारक परिकल्पनाएं स्टार्ट हो गई थी, सिंगुलर जो था उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो सभी इसके बाद आने वाले सभी ने 2 या 2 से अधिक तारों की बात की है। तो जेम्स जीन्स का भी कहना था कि प्रारंभ में 2 तारे थे, पहला सूर्य था, दूसरा साथी तारा था। सूर्य गैसीय अवस्था में था, मतलब सूर्य को ठोस और ठंडा नहीं कह रहे हैं, ये मान रहे हैं सूर्य तप्त था, गैसीय अवस्था के अंदर था। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वो साथी तारा जो है वो सूर्य के पास की तरफ मूव किया। अब हम वापस उसी डायग्राम की बात करते हैं जिस डायग्राम के ऊपर हमने पहले बात की थी। हमने बात की थी कि एक साथी तारा था और साथी तारे के पास में एक सूर्य था। हम इसको इसी तरह से देखें कि साथी तारा परिभ्रमण करता हुआ इस तरह से मूव कर रहा था और जो सूर्य था वो अपना अलग से परिभ्रमण कर रहा था। तारे के पास से निकलने से चैम्बरलिन ने ग्रहाणुओं का निकलना बताया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि तारा सूर्य जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो उसके ऊपर ठोस पदार्थ तो है ही नहीं, यानी ठोस कणों का बाहर निकलना संभव ही नहीं है। तो सूर्य से क्या निकलना संभव है कि अगर ये सूर्य की ऊपरी सतह है और ये गैसीय अवस्था में है तो इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन है, और लचीलेपन वाली स्थिति के अंदर अगर अट्रैक्शन होगा तो वो कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसी फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी एक बाहर की तरफ उभार उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्शन धीरे धीरे और ज़्यादा तेजी से बढ़ता रहे तो इस हम उभार को तेजी से बाहर की ओर इस तरह से ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ से इसका खिंचाव ज़्यादा होने की वजह से ये हिस्सा जो है सूर्य से धीरे धीरे कम अटैच होता रहेगा, तो अल्टीमेटली सूर्य का हिस्सा ज़्यादा और यहाँ से ये हिस्सा इस तरह से उभार के रूप में तेजी से बाहर की ओर आएगा। ये बेसिक आधार जो बना वो ये बना कि साथी तारे के द्वारा सूर्य गैसीय अवस्था में था, इसलिए जो आकर्षण हुआ उसने आकर्षित किया उस पदार्थ को, तो वो पदार्थ कणों के, ठोस कणों के या ग्रहाणुओं के रूप में बाहर नहीं आया, बल्कि वो एक ज्वार के रूप में, एक उभार के रूप में बाहर की ओर निकला। और जैसे जैसे ये तारा जो है इसके नज़दीक आता गया वैसे वैसे ये उभार तेजी से बाहर की ओर आ गया। एक एक करके हम स्टेप्स लेते हैं। इसके बाद में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो ए बी सी, ये जो है ए बी और सी, ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, चरण हैं। पहले आप एक देखें, ए के पास ये जो है ये सूर्य बने हुए हैं, सूर्य की अलग अलग स्टेजेस हैं, और ये वो बड़ा तारा है जो सूर्य के निकट आ रहा है, इसका ये परिभ्रमण पथ है, ये इस तरह से मूव करता हुआ बाहर जा रहा है, और सूर्य का परिभ्रमण पथ कुछ इस तरह से है। आप देखें स्टेज ए में जब ये सूर्य इस तारे के कुछ दूरी पर है तो ये बिल्कुल राउंड आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा उभार उत्पन्न हो गया। ये उभार जैसे जैसे ये जो तारा जो है ये सूर्य के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये उभार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आप देखें कि किस तरह से ये पूरा का पूरा उभार जो है वो तेजी से इस तारे की तरफ खिंचता हुआ चला गया। और उसके बाद में सी स्टेज में आप देखें कि ये वापस ऐसा का ऐसा रह गया, ये जो तारा जो है ये निकल गया, और ये जो फिलामेंट है, ये जो उभार था ये अलग हो गया, जो इसमें क्लियर नहीं है, हम अगले डायग्राम में लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो बनी। पहला ये जो स्थिति है ये आद्य सूर्य है, पहले का सूर्य, इसका तारे की तरफ खिंचाव हुआ जिससे ज्वार की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ज्वार का इससे अलगाव हो गया और इसके शेष भाग को हमने आज का वर्तमान सूर्य बनाया। इस आद्य सूर्य और साथी तारे के बीच में एक सिगार के आकार की संरचना ये उसी तरह से बनी। मान लीजिए अब हम इसको अगर वर्टिकल उसमें लें तो ये साथी तारे का मूवमेंट है और ये आद्य सूर्य का मूवमेंट है। साथी तारा और आद्य सूर्य स्टेज फर्स्ट के अंदर कुछ इस तरह से थे कि सूर्य के अंदर सिर्फ एक उभार था। दूसरी स्टेज के अंदर मैक्सिमम पास की स्टेज जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये जो उभार है ये बहुत
तीव्र था और बाहर की तरफ था। अब आप देखें, जो कण यहाँ पर उपस्थित थे उनका अट्रैक्शन इसके बजाय तारे के ज़्यादा नज़दीक होगा। तीसरी स्टेज जो थी वो ये था कि ये जो साथी तारा था ये तेजी से भ्रमण करता हुआ निकल गया, और ये जो फिलामेंट था, ये जो सिगार आकार का जो उभार था, ये ज्वार या उभार जो है वो वापस उसके अंदर जाकर के नहीं मिल पाया, क्योंकि आप देखिए कि ये हिस्सा इससे काफ़ी दूर आ चुका है। जब ये वापस नहीं मिल पाया तो इसका कनेक्शन यहाँ से टूट गया और ये बिखर गया, और इस तरह से इनके घनीभवन से अलग अलग ये ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो पिक्चर यहाँ पर क्लियर की गई है उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से एक सिगार के द्वारा, सिगार शेप आकार के अंदर ये अलग अलग बने। अब आप देखें, ये जो नेक्स्ट पिक्चर आई है उसमें साफ साफ जाहिर है कि सूर्य से तारे के द्वारा किस तरह से एक फिलामेंट या सिगार के आकार जो है वो ज्वार बाहर निकला, और उस फिलामेंट के अंदर खूब सारे ग्रह आप देख सकते हैं कि बीच में घनीभवन दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। हालांकि ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक शेप जो है, जो शिगार के आकार की शेप है कि बीच में से उभार और किनारों से ये पतला है, ये शेप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही इस परिकल्पना को स्पष्ट करने में। अब हम जो नॉर्मली जो हमारे ग्रहों का आकार है या हमारे ग्रह किस तरह से दिखाई देते हैं उनको देखें तो आप देखिए, सूर्य के बाद जो ग्रहों की लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, शुरुआती ग्रह छोटे हैं, उसके बाद बीच के ग्रह बड़े हैं, और उसके बाद वापस ग्रह जो हैं वो पुनः छोटे हो गए। हम पिछले पिक्चर के ऊपर वापस आते हैं जहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप कि सूर्य और स्टार के बीच में जो लाइन दिखे उसमें भी बीच के जो ग्रह हैं वो कितनी मोटाई के साथ हैं, और बाकी जो आसपास के जो ग्रह हैं वो काफ़ी छोटे ग्रह हैं। तो इस तरह से ये जो वर्तमान में जो ग्रहों का अरेंजमेंट है, उनका जो आकार है, जिस तरह से वो फैले हुए हैं, ये अरेंजमेंट जो है ये ज्वारीय परिकल्पना के काफ़ी नज़दीक आ गया। फिर इसके अंदर संशोधन की बात आती है, क्योंकि जेम्स जीन्स जो थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए और उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दी, लेकिन चूंकि कमियाँ थी तो किसी और के द्वारा ये कमी निकाली जाए, आलोचना की जाए और इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी परिकल्पना को ही ख़त्म की जाए, इसके बजाय जेफरीज ने जो उन्हीं के साथ काम कर रहे थे उन्होंने इसके अंदर कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, और उस संशोधन के बाद ये परिकल्पना काफ़ी ज़्यादा लोगों तक एडमायरेबल हुई, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उनका जो संशोधन था वो ये था कि 3 तारे थे। अब उन्होंने तारों की संख्या एक और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 2 के बजाय 3 तारे थे, और इन 3 तारों में उन्होंने बात की है कि एक सूर्य, दूसरा साथी तारा और तीसरा अन्य तारा। सूर्य, साथी तारा और अन्य तारा, यानी अब बात हो रही है 3 तारों की। जब 3 तारे हैं तो 3 उनके पथ हैं गमन के, और उन 3 पथ के गमन की वजह से ही उन्होंने आगे की बात की। उन्होंने कहा कि साथी तारा और अन्य तारा कुछ इस तरह से गमन कर रहे थे कि उनकी आपस में टकराहट हो गई, यानी एक अगर ऐसे जा रहा है और एक अगर ऐसे जा रहा है तो एक पॉइंट पर आकर के वो दोनों टकरा सकते हैं, इस तरह से मूव कर जाएंगे। तो ये जहाँ पर उनकी टकराहट हुई वो टकराहट की जगह सूर्य के नज़दीक थी, यानी इन दोनों की टकराहट के बाद जो पदार्थ बिखरा, चूंकि ये दोनों ही दूर निकल गए, तेजी से बाहर की ओर हो गए, उस पथ पे अपने अपने पथ पे चले गए, और सूर्य वहाँ पर पहले से मौजूद था, तो उस सूर्य के चारों ओर ये जो पदार्थ था उसने चक्कर काटना शुरू कर दिया, और इसी चक्कर काटने की वजह से दोनों तारे अलग अलग पथ से निकलने के कारण इस सूर्य के चारों ओर खूब सारे ये जो परिभ्रमण हुआ, परिभ्रमण पथ बने, और इन्हीं परिभ्रमण पथों के ऊपर अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया। इनकी इस सोच या इस संशोधन के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ तो ये कि सूर्य से फिलामेंट शेप अगर ना भी निकले, हो सकता है कि सूर्य से जो फिलामेंट आकार जो निकल रहा है वो इसी आकार का क्यों निकला, हो सकता था कि वो थोड़ा सा निकल करके और बाकी का हिस्सा उसके साथ छूट जाता, तो पीछे के ग्रह भी उतने ही बड़े साइज़ के बन सकते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि क्या सूर्य के लिए ये संभव था कि साथी तारे के द्वारा उसमें से इतना बड़ा ज्वार बाहर निकाल लिया जाता। कई चीज़ें ये भी थी कि जब सारे ग्रह बाहर की ओर निकले तो उनका जो पथ था वो एक ही दिशा के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन 2 हमारे ग्रह ऐसे हैं जिनका परिभ्रमण पथ जो है
वो विपरीत, परिभ्रमण की दिशा जो है वो विपरीत है। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ये संशोधन दिया गया और इस संशोधन के बाद ये क्लियर हो गया कि जब एलिमेंट या जो पार्ट जिससे बाद में ग्रह बने वो सूर्य के अंदर से निकले ही नहीं हैं, तो उनका एक ही दिशा में मूव करना संभव नहीं है, क्योंकि जिसको जहाँ पे सहूलियत मिली, जो जहाँ पे क्लस्टरिंग हो गया, इकट्ठा हो गया और संघनित हो गया, उसके बाद में उसने वहाँ उसका मूवमेंट शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने दूर कर दिया, लेकिन सारी चीज़ों को दूर नहीं कर पाए और उसी के आधार पर इनकी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई कि तारों के मध्य दूरियां बहुत अधिक है, इस तरह से टक्कर होना संभव नहीं है। अगर इस तरह से टक्कर होना संभव हो जाती तो उसके बाद बहुत सारे सौरमंडल और भी हो सकते थे। यानी इतने 4.5 बिलियन ईयर्स गुजर जाने के बाद क्या एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि तारों के दोबारा उस तरह का कोई परिभ्रमण पथ बना हो और वो आपस में टकरा जाए? तो तारों के बीच की दूरियों को देखते हुए ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है। दूसरी ये कि इन्होंने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्यों प्रारंभ कर दिया? भाई पहले जो जेम्स जीन्स की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, अगर हम उसकी बात करें तो वही कह रहा था कि जो तारा था वो साथी तारा साइड में से निकल गया और सूर्य से निकला हुआ पदार्थ जो था वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब हम बात करते हैं कि साथी तारे में जब इतनी शक्ति थी कि वो सूर्य के अंदर से ज्वार को अपनी ओर आकर्षित कर दे, तो फिर वो उस ज्वार को अपने साथ लेकर के भी जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि वो पूरा का पूरा ज्वार जो था वो सूर्य के नज़दीक ही रह गया? अगर हम जेफरीज की बात करें जिसने संशोधन दिया, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो दो तारे थे उनके आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने से पदार्थ बिखरा और पदार्थ ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया। तो भाई सूर्य क्यों? वो उन दोनों में से किसी एक तारे के साथ भी तो वो पदार्थ जो है वो जा सकता था। तो ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर उस पदार्थ ने या उस ज्वार ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्यों प्रारंभ किया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये है कि अगर एक ज्वार से ग्रहों का निर्माण हुआ है, अगर एक ही किसी संरचना से समस्त ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो ग्रहों के बीच की इतनी अधिक दूरियों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आप देखें सूर्य से लेकर के और लास्ट अरुण वरुण ग्रह जो हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको किसी एक आधार पर या किसी एक ही संरचना से बना हुआ मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब इतनी दूरी थी तो लास्ट वाले ग्रहों वाले हिस्सों को तो उस साथी तारे के साथ चले जाना चाहिए था। तो ये वो आलोचनाएं थी जिनके आधार पर जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना थी उसके लिए ये कहा गया कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिरूप या मॉडल दिया, लेकिन ये मॉडल अपने आप में संपूर्ण नहीं था। मतलब उन्होंने वैज्ञानिक आधार तो दिया है, सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो उतने क्लियर नहीं हैं। तो यहाँ तक बात करने के बाद हमारे पास में बहुत सारे अन्य मत भी हैं। इन अन्य मत के बारे में हम बहुत छोटे छोटे चीज़ में कर लें। अभी तक हमने 3 जिन चीज़ों की बात की है हम उन पे थोड़ा सा एक हाईलाइट डाल देते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। पहला चीज़ हमने देखी थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब एक बादल बिखरा हुआ था, बादल से निहारिका बनी, निहारिका से वलय निकले, वलयों से ग्रह बने। निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास ने दी वो ये कह रहे हैं कि निहारिका पहले से मौजूद थी और निहारिका के लगातार घूर्णन करते रहने की वजह से, स्पीड तेज होने की वजह से वलय निकला और वलय से ग्रह बने। उसके बाद आए चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, मतलब साथी तारा सूर्य और साथी तारे के पास से होकर के निकलने की वजह से सूर्य से कुछ पदार्थ निकले और वो पदार्थ साथी तारे के साथ नहीं जा पाए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्योंकि पदार्थ बहुत छोटे थे तो बड़े पदार्थों ने अपने उन कणों को, छोटे कणों को आकर्षित किया और धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि की और इस तरह से ग्रहाणुओं से ग्रह बन गए। उसके बाद आई जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, जिन्होंने ये बात की कि साथी तारा मूव कर रहा था, पास में सूर्य था, सूर्य गैसीय अवस्था में था, इसलिए उससे कण ना निकल करके एक उभार या ज्वार निकला और उस ज्वार के बाद में घनीभवन होने से ही अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ, जिसमें हमारे साथी, जिसमें हमारी पृथ्वी और अन्य जो इसके ग्रह हैं वो सब बने। इसके बाद अन्य जो राय हैं उनके ऊपर आते हैं। इसमें हॉयल और लिटिलटन की सुपरनोवा परिकल्पना है। हॉयल और लिटिलटन ने अपनी सुपरनोवा परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि एक तारा था और एक सूर्य था। तारे के अंदर बहुत तेजी से विस्फोट हुआ
और जिस तरह से आप देखते हैं कि बैलून के अंदर से हवा निकलती है और बैलून तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ता है, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही कहा कि तारे में जब विस्फोट हुआ तो उसके अंदर से पदार्थ बाहर की ओर छिटके तो वो तेजी से आगे की ओर बढ़ा। वो तारा जब तेजी से आगे की ओर बढ़ा तो अपने साथ पदार्थ लाया और सूर्य के परिभ्रमण पथ के समीप आने की वजह से सूर्य की तरफ आकर्षित हुआ और इसके चारों तरफ वो चक्कर काटने लगा। और उन पदार्थों के यानी उस तारे के बचे हुए पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सुपरनोवा कॉन्सेप्ट। उसके बाद ऑटो श्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना आई। उन्होंने कहा कि एक सूर्य था, सूर्य अपने पथ से गतिशील था, ब्रह्मांड के अंदर बिखरा हुआ धूल का एक बादल था। जब सूर्य गतिशील अवस्था में था और बाहर की ओर निकल रहा था तो वहीं उस बादल के अंदर उसका मूवमेंट हो गया, एंटर हो गया, वो अंदर की तरफ चला गया। सूर्य चूंकि अपना एक ताप रख रहा था तो उस ताप की वजह से वो सारा का सारा बादल जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा और चूंकि चक्कर काटते हुए धूल के बादल के अंदर की तरफ से अलग अलग पदार्थों की वजह से अलग अलग पथ बन गए और उन पदार्थों के घनीभवन से ग्रह बन गए। यानी ऑटो श्मिड जो है वो धूल भरे बादल के अंदर एक तारे की स्थिति और वो तारा सूर्य बताया उन्होंने। इस तरह से जो परिकल्पना दी उसको उन्होंने अपना नाम दिया अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसके बाद एक अन्य मत है बिग बैंग थ्योरी और जिसके बाद आती है एलन गुथ की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी नई नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। जब शुरुआत हो रही थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो ये सब ने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी और उसके साथ वाले जितने भी ग्रह हैं या जिसको कहें कि सौर मंडल है वो सब के सब एक ही टाइम के अंदर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बिग बैंग बिल्कुल वैसा है जैसा कि एक छोटे से गुब्बारे के अंदर हम कुछ डॉट्स लगा दें और उन डॉट्स लगाने के बाद में उसमें जब हवा भरते हैं तो उन डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब उसके अंदर से हवा वापस निकाल देते हैं तो उन डॉट्स के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि अचानक तेजी के साथ एक बार इस तरह से विस्फोटकारी संरचना हुई और बहुत तेजी के साथ इसके अंदर फैलाव हो गया। यानी जिसको आज हम ब्रह्मांड कह रहे हैं वो ब्रह्मांड थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, कुछ कारणों की वजह से उसके अंदर बहुत तीव्र गति के साथ फैलाव हो गया और जो ग्रह या जो तारे एक दूसरे के नजदीक थे वो काफी दूरी पर आ गए। लेकिन वो जिस तेजी के साथ इसका बनना बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक लंबी और कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर जिस तरह से ये फैला है उसी तरह से इसके अंदर वापस सिकुड़न भी संभव है। यानी ये तारे और ये ग्रह वापस एक दूसरे के नजदीक आएंगे और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद में इनके अंदर टकराना और जो आगे की क्रियाएं हैं, गति उत्पन्न होना, ताप उत्पन्न होना, वो सारी चीजें होंगी। नष्ट भी हो सकते हैं इस दौरान कुछ तारे ग्रह और पुनः ये प्रक्रिया और होगी कि फिर से फैलाव और फिर से वापस सिकुड़न। इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी और इन सारी थ्योरीज जो बीच में आई, इन सब को मिला करके एलन गुथ ने अपनी एक नई थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम है स्फीति सिद्धांत। एलन गुथ ने 1980 जिसको हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंट के अंदर ही ये थ्योरी आई है, इसमें इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी अपने आप में पर्याप्त थी लेकिन वो कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई। क्योंकि जब वो कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई इसलिए वो डिस्कार्ड कर दी गई, हटा दी गई। बीच में दूसरी थ्योरीज खूब सारी आई लेकिन बहुत सारी थ्योरीज आने के बाद भी हर एक थ्योरी की कोई ना कोई आलोचना रही। तो एलन गुथ ने बताया कि अपने स्फीति सिद्धांत में बताया कि जिस तरह से ब्रह्मांड का प्रसरण और वापस संकुचन बिग बैंग थ्योरी में बताया है वो हम आज भी देखते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी टेलीस्कोप्स हैं जिनके द्वारा हमने ये चीज़ महसूस की है कि लगातार ग्रहों के या तारों के बीच की दूरी बदलती रहती है। क्योंकि अभी एक्सपांशन पीरियड चल रहा है यानी प्रसरण का काल चल रहा है तो इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे ही प्रसरण जब मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तो वापस इनके बीच की दूरियां कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बिग बैंग और एलन गुथ की दोनों के सिद्धांतों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि बिग बैंग कहता है कि ये विद इन फ्यू सेकेंड्स होने वाली प्रक्रिया है, यानी बहुत ही कम समय के अंदर तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। जबकि एलन गुथ कहता है कि ये लगातार चलने वाली और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि ब्रह्मांड कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें ग्रहों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्षों के अंदर है,
तो ऐसी स्थिति के अंदर जब दूरियां इतनी ज़्यादा है तो ऐसे में उनका फैलाव और उनका सिकुड़न कुछ सेकंड्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में किस तरह से पृथ्वी या ब्रह्मांड में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो एलन गुथ ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लग रहे हैं, ज़्यादा सही लग रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमें पता चल रहा है, हम उस चीज़ के प्रमाण हमारे पास हैं कि धीरे धीरे ग्रहों के बीच की दूरियां परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही हैं। और ये भी था कि कभी इनके बीच की दूरियां कम थी। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, इसको ये एलन गुथ भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। तो क्या हम हमारे चैप्टर को यहीं पर इसी जगह रोक दें या इससे कुछ आगे की ओर बढ़ें? क्योंकि जब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं तो ना उस चैप्टर में मज़ा आता है ना उस सिद्धांत में मज़ा आता है। लेकिन क्या हम हमारी मर्जी से कोई भी सिद्धांत दे सकते हैं इस बारे में? जब इतने अन्वेषण होने के बाद भी हम सिद्धांतों तक नहीं पहुंच पाए, मतलब हम उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर क्या किया जाए? मतलब कहना ये है कि अभी भी बहुत सारे राज इस थियोरी में हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो सौर मंडल है इसने अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हम शुरुआती दौर पर हैं, हमने सिर्फ इस तरफ कदम रखा है और अभी भी बहुत सारे राज हमारे खुलने बाकी हैं। इस चीज़ को देखें तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह के अंदर तक हमें जाना है। हमने कितना ही बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों न ले लिया हो, लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर जाने के लिए हमें उसके अंदर एंटर होना होगा, उसके अंदर प्रवेश करना होगा। तो आज की इस क्लास में जिन जिन अलग अलग प्रकार की हमने परिकल्पनाओं के बारे में बात की, वो परिकल्पनाएं हमें इतना ज़रूर बताती हैं कि पृथ्वी और इसके साथ के ग्रह सब एक साथ उत्पन्न हुए। सूर्य का उत्पत्ति का स्थान समय भी लगभग प्रेजेंट में जो सूर्य है वो भी वही रहा है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्योंकि ये सारी बातें आजकल की नहीं बल्कि 4.56 बिलियन साल पहले की बात है और वहाँ के लिए हमारे लिए सिर्फ कल्पना ही है। हमें उन्हें सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।